नमस्कार दोस्तों। रीट साइंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% भाग पर वन होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि बस की ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है क्योंकि यात्री है वो गति के जड़त्व में होती है। अगले प्रश्न की बात करें, चलती गाड़ी में एक पत्थर गिराया जाता है। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है? तो परवलयिक या पैराबोलिक पथ में दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि शरीर पर एक छोटा छेद कर शल्य चिकित्सा करने की सुविधाजनक एवं आसान तकनीक को क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कूलाम होता है तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। एक कूलाम होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है। यदि वे हो समान विभव पर होती है तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब? जब वे समान विभव पर हो। अगले प्रश्न की बात करें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ गैस दूसरी तरफ उनका सूत्र दिया गया है। तो देखिए गोबर गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। मेथेन को गोबर गैस के नाम से ही जाना जाता है और इसमें मेथेन कितनी होती है? 60% होती है। गोबर गैस में मेथेन कितना प्रतिशत होता है? 60% होता है। फिर देखिए कोल गैस। कोल गैस होती है H2 प्लस CH4 प्लस CO का मिश्रण होती है। कोल गैस क्या होती है? H2 प्लस CH4 प्लस CO का मिश्रण होती है। प्रोड्यूसर गैस है वो CO प्लस N2 का मिश्रण होती है। CO प्लस N2 को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और वाटर गैस है वो CO प्लस H2 होती है। वाटर गैस CO प्लस H2 होती है। डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लगा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो n स्क्वायर गुणा हो जाएगी। यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाता है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर गुणा हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के लिए खतरा है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या है? ओजोन परत के लिए खतरा है। और हेलोकार्बन भी ओजोन परत के लिए खतरा है। हीलियम है वो ओजोन परत के लिए खतरा नहीं है। तो 1 2 3 राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O होता है। और ब्रोमीन का सूत्र क्या होता है? Br2 होता है। ये ब्रोमीन क्या है? द्विपरमाणिक परमाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन है CFC का क्लोरीन आयन है वो उत्तरदायी है किसके लिए? ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है CFC का क्लोरीन आयन। अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण है। तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होते हैं वो ओजोन क्षरण का कारण है। ध्रुवीय भंवर है वो भी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण का कारण है। सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव भी अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत क्षरणकारी पदार्थ की उत्पादन को कम करना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। भारत ने ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर तथा 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।
अगले प्रश्न की बात करें कि ऑक्सीजन की एक परमाणु का भार कितना है। ऑक्सीजन की एक परमाणु का भार होता है 16/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। देखिए ऑक्सीजन को 8O16 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 8 प्रोटॉन है और द्रव्यमान संख्या 16 है। 16 में से 8 को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। न्यूट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? 8 होते हैं। 8 ही प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 16/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दृष्टि दोष दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके उपचार दिए गए हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं, में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल राइट है। जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। दृष्टि वैषम्य में अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। सारे के सारे सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 के रूप में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है।